हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सुन रहे थे मेरे साथ ए ब्रोकन हार्ट भाग 5। ईशान और माया एक दूसरे को किस करते हुए खो चुके थे। कुछ देर बाद माया ईशान से दूर हटी और कहा, यू आर स्पेशल फॉर मी। क्या ये मुझे हमेशा करना पड़ेगा? ईशान ने गैस बंद किया और माया के पास आकर उसके सर को अपने होठों से छूकर सर्द आवाज में कहा, आई ट्रस्ट यू। तुम्हें कुछ भी प्रूव करने की जरूरत नहीं है माया। जब तुम नहीं होती, तुमसे बात नहीं होती तो थोड़ा डर जाता हूं मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। चलो एक अच्छी सी कॉफी पिलाओ मुझे, तब तक मैं शावर लेकर आती हूं। कहकर माया बाथरूम की तरफ चली गई। ईशान खुशी खुशी उसके लिए कॉफी बनाने लगा। साथ ही उसने प्लेटफॉर्म पर गिरे दूध को भी साफ कर दिया। ईशान माया के लिए कॉफी लेकर अपने रूम में आया। उसने कप साइड टेबल पर रखा और खिड़की के पास चला आया और पर्दे साइड कर दिए। सामने आसमान में चांद चमक रहा था और बिल्डिंग के चारों ओर रोशनी फैली थी। कुछ देर बाद माया आई। उसने ईशान की सफेद रंग की शर्ट पहन रखी थी, जो कि घुटनों से कुछ ऊपर तक आ रही थी। ऊपर के 2 बटन खुले थे। गीले बाल कंधों पर झूल रहे थे। उसने टेबल पर रखा कप उठाया और खिड़की के पास आकर कॉफी पीने लगी। ईशान ने कमरे का हीटर ऑन कर दिया और रैंक पर रखे तौलिए को ले आया। फिर माया के पीछे आ खड़ा हुआ और तौलिए से उसके गीले बालों को पोंछने लगा। माया खामोशी से अपनी कॉफी पी रही थी और कॉफी पीकर उसने वो कप खिड़की के पास रख दिया। ईशान के बगल में खड़ी वह एकटक सामने देखती चमकती सड़कों को और बिल्डिंग्स को देख रही थी। ईशान आसमान में चमकते उस चांद को देख रहा था। माया ने ईशान को देखा, जो कि सामने चमकते हुए चांद को देख रहा था। उसने अपना हाथ ईशान के हाथ पर रख दिया और उसके करीब आकर एक बार फिर उसके सीने से लग गई। ईशान ने अपनी आंखें मूंद ली। माया ने पर्दे की डोरी खींचकर पर्दे को गिरा दिया और दोनों एक दूसरे में खो गए। रोड साइड बने चाइनीज रेस्टोरेंट में बैठी जिया और सोफी अपने ऑर्डर के आने का इंतजार कर रही थी। जिया ने देखा आसपास की सभी टेबल्स और सबके ऑर्डर्स आ चुके हैं। बस उन्हीं के ऑर्डर में देर हो रही है। वह बच्चों की तरह बार बार झांक कर देख रही थी, आखिर वेटर उनका ऑर्डर लेकर क्यों नहीं आया। सोफी ने देखा तो धीरे से कहा, ये स्टूपिड हरकतें करना बंद करो, वो आ जाएगा। हाँ, लेकिन कब? वैसे तुमने आज नूडल्स खाने का क्यों सोचा, जबकि तुम्हारे पास इतने ज्यादा पैसे भी नहीं थे? जिया ने जिज्ञासावश पूछ लिया। मैंने तुम्हें कल बताया था ना ओवर टाइम के बारे में। कल से मैं रेस्टोरेंट में ओवर टाइम करूंगी और ये उसी की ट्रीट है, सोफी ने कहा। वेटर 2 बड़े बाउल नूडल्स लेकर आया और साथ में 2 छोटे सूप भी। उसने सब टेबल पर रखा और चला गया। नूडल्स देखते ही जिया के मुंह में पानी आ गया। उसने बिना देरी किए जल्दी से नूडल्स उठाकर मुंह में रखे और कहा, ये बहुत टेस्टी है। वैसे इस ट्रीट के लिए शुक्रिया और तुम्हारे ओवर टाइम के लिए बेस्ट ऑफ लक। मुझे पता है तुम कमाल कर दोगी। थैंक यू, लेकिन कल से तुम्हें अकेले घर आना होगा। मेरी ओवर टाइम 9 बजे खत्म होगी, सोफी ने खाते हुए कहा। इट्स ओके, मैं आ जाऊंगी, जिया ने भी खाते हुए कहा। कुछ पैसे जुड़ जाए, उसके बाद मैं अपना खुद का घर खरीदूंगी और अपने मॉम डैड को यहाँ बुला लूंगी हमेशा के लिए, सोफी ने कहा। जिया ने जैसे ही सुना, उसकी आंखों के सामने अपने मम्मी पापा का चेहरा आ गया और उनके कहे कड़वे शब्द उनके कानों में गूंजने लगे। तुम मुझे एक बेटा नहीं दे पाई, 2 लड़कियां पैदा की और अब जिंदगी भर मैं इन्हें कमाकर खिलाते रहूंगा। जिया को चुप देखकर सोफी ने कहा, क्या हुआ, तुम चुप क्यों हो गई? ओह, आई एम सॉरी, मुझे शायद तुम्हारे सामने ये बात नहीं कहनी चाहिए थी, मुझे माफ कर दो। मैं इसलिए उदास हूं क्योंकि मेरे सारे नूडल्स खत्म हो गए, जिया ने तुरंत अपने भाव चेंज करते हुए कहा। तुम कितनी बड़ी नौटंकी हो। ये लो, मेरे बचे हुए नूडल्स भी तुम खा लो, मैं ये सूप पी लेती हूँ, सोफी ने कहा और अपने आधे बचे हुए नूडल्स जिया की तरफ बढ़ा दिए। जिया ने खुशी खुशी नूडल्स लिए और खाते हुए कहा,
तुम्हारा शुक्रिया। तुम जब भी नया घर लो मुझे उसमें पेइंग गेस्ट रख लेना। जरूर। नूडल्स खाकर दोनों पैदल ही घर के लिए चल पड़े। अभी रात के 9 बज रहे थे और सड़कों पर काफी रौनक थी। चमचमाती सड़कों के फुटपाथ पर जिया और सोफी साथ साथ चली जा रही थी। ठंड बहुत ज्यादा थी, इसलिए जिया ने अपनी हुडी का कैप सर पर डाल लिया और हाथों की स्लीव्स को भी नीचे कर लिया। सोफी ने भी अपनी लंबी जैकेट के जेब में दोनों हाथ डाल लिए और जिया की बातें सुनते हुए उसके साथ चल पड़ी। सोफी के गले में एक मोटा ऊनी मफलर था जो उसने कुछ दिन पहले ही खरीदा था। चलते हुए जिया की नजर सड़क के बीचों बीच एक छोटे से मासूम पिल्ले पर पड़ी जो कि गाड़ियों की आवाज से डरकर वहीं सहमा हुआ खड़ा था। जिया ने देखा तो दौड़कर उसकी तरफ गई। उसने उसे गोद में उठाया और सोफी के पास ले आई। ठंड की वजह से वो पिल्ला कांप रहा था। जिया ने उसे वहीं फुटपाथ पर एक नीचे गमले के पास बिठाया और कहा, हे तुम कितने प्यारे हो, तुम वहां कैसे चले गए थे? और शायद तुम भूखे हो, मेरे पास कुछ है। कहते हुए जिया ने अपनी हुडी की जेब से बिस्किट के छोटे पैकेट निकाले। एक पैकेट में बस एक ही बिस्किट था। जिया ने बिस्किट निकाला और पिल्ले को खिला दिया। पिल्ला सच में भूखा था, इसलिए उसने तुरंत खा लिया। जिया ने दूसरा बिस्किट निकाला और वो भी पिल्ले के सामने रख दिया। ये तुम्हें कहां से मिले? सोफी ने हैरानी से पूछा, क्योंकि उसने वो पैकेट्स रेस्टोरेंट के रिसेप्शन पर एक जार में देखे थे। ये मुझे रेस्टोरेंट से मिले हैं। खाना खाने के बाद हम वहां से एक ले सकते हैं। क्या तुम अपना मफलर मुझे दोगी? जिया ने पिल्ले का सर सहलाते हुए कहा। तुम्हें क्यों चाहिए? यहाँ बहुत ठंड है, मैं नहीं दे सकती। सोफी ने कहा, हाँ तुम इतनी सेल्फिश कैसे हो सकती हो? अपनी दोस्त को कैसे मना कर सकती हो? मैं इसे क्या समझूं कि तुमने एक मफलर के लिए मुझे मना कर दिया? जिया ने अफसोस जताते हुए कहा, इसकी नौटंकी फिर शुरू हो गई। ये लो रखो। सोफी ने अपने गले से मफलर निकालते हुए कहा और मफलर जिया को दे दिया। जिया ने मफलर लिया और उसे छोटे पिल्ले को लपेटते हुए कहा, अब इससे तुम्हें बिल्कुल ठंड नहीं लगेगी। ये बहुत गर्म है और महंगा भी। तुम्हें अच्छा लग रहा होगा ना, है ना? ये तुम क्या कर रही हो? तुमने कुत्ते को मेरा मफलर उड़ा दिया। जानती हो वो कितना महंगा था। सोफी ने जैसे ही पिल्ले की तरफ आना चाहा, जिया ने उसे रोक दिया और साइड करके कहा, वो पुराना हो चुका है, इस बार अपनी सैलरी से मैं तुम्हारे लिए नया ले आऊंगी। प्यारे पिल्ले तुम यही रहना, मैं जल्दी तुमसे मिलने आऊंगी। अपना ख्याल रखना। जिया ने एक बार फिर उसके बालों को सहलाते हुए कहा तो पिल्ला उसे मासूमियत से देखने लगा। जिया सोफी का हाथ पकड़कर उसे खींचते हुए वहां से आगे बढ़ गई। बेचारी सोफी। उसने पलटकर अपने मफलर को देखा और कहा, तुम्हें एक कुत्ते के साथ इतनी हमदर्दी दिखाने की जरूरत नहीं थी। उसे कुत्ता बुलाना बंद करो प्लीज। वो एक प्यारा और मासूम पिल्ला है। चलो हम घर चलकर उसके लिए एक अच्छा सा नाम सोचते हैं। जिया ने लगभग उसे खींचते हुए कहा, तुम सच में पागल हो। सोफी ने उसके पीछे आते हुए कहा, हाँ शायद, पर मैं बहुत खुश हूं। जिया ने अपने हाथों को हवा में फैलाते हुए कहा और इस वक्त वह बहुत प्यारी लग रही थी। सुबह के 5 बजे माया की आंख खुली। वह बिस्तर पर ईशान की बाहों में थी। उनके कपड़े कमरे में यहाँ वहां बिखरे थे। ईशान गहरी नींद में था और सोते हुए बहुत ही मासूम लग रहा था। माया ने चादर से खुद को कवर किया, अपने कपड़े उठाए और बाथरूम की तरफ चली गई। कुछ देर बाद वह वापस आई। उसने अपना बैग और फोन लिया। वह ईशान को जगाना नहीं चाहती थी। उसे जल्दी यहाँ से निकलना था। उसने एक चिट पर ईशान के लिए मैसेज लिखा और उसे टेबल पर रखकर चली गई। कुछ घंटों बाद ईशान की नींद खुली। माया उसके साथ ही है सोचकर उसने बिस्तर पर यहाँ वहां हाथ घुमाया, लेकिन माया वहां नहीं थी। ईशान उठकर बैठ गया। घड़ी की तरफ देखा जिसमें सुबह के 8 बज रहे थे। ईशान उठा और बाथरूम की तरफ बढ़ गया। उसने जींस पहन रखी थी, बाकी ऊपर कुछ भी नहीं। दिल्ली की ठंड में भी उसे न जाने क्यों ऐसे घूमना पसंद था। उसने फ्लैट का दरवाजा खोला, सुबह का पेपर और दूध का पैकेट लेकर अंदर चला आया।
उसने गैस पर कॉफी बनने के लिए रखी और कमरे में आ गया। ईशान ने टेबल पर रखी चिट उठाई और पढ़ा, जिस पर लिखा था, लास्ट नाइट वॉज अमेजिंग। तुम गहरी नींद में हो इसलिए तुम्हें बिना जगाए जा रही हूँ। जल्दी तुमसे मिलूंगी। लव यू। ईशान ने चिट को अपने होठों से छुआ और उसे अपनी डायरी के पन्नों के बीच रख दिया। कॉफी लेकर ईशान बालकनी के पास चला आया। उसने 1-2 घूंट भरे कि उसका फोन बज उठा। ईशान ने फोन उठाया। दूसरी तरफ से किसी की आवाज आई। हेलो, क्या मैं ईशान शर्मा से बात कर रहा हूँ? या ईशान स्पीकिंग। ईशान ने कहा, सर पिछले हफ्ते आपने अपना रिज्यूम हमारी कंपनी में दिया था। आज दोपहर इंटरव्यू है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो प्लीज कम। मैं आपको लोकेशन और टाइम सेंड कर देता हूँ। दूसरी तरफ से लड़के ने कहा, या श्योर। ईशान ने कहा और फोन काट दिया। कुछ देर बाद एक मैसेज आया जिसमें कंपनी का नाम, एड्रेस और टाइम लिखा था। ईशान ने देखा ये उसके फ्लैट से थोड़ा दूर था, लेकिन ईशान वहां जाना चाहता था। अगले महीने उसे ऑडिशन के लिए बेंगलोर जाना था और उसके लिए कुछ पैसों की जरूरत थी। ईशान ने कॉफी खत्म की और फिर आकर अपने लैपटॉप के सामने बैठ गया। आज उसका मूड काफी अच्छा था। उसने कुछ ट्रैक्स रिकॉर्ड किए और वो काफी अच्छे थे। लैपटॉप पर कुछ वक्त बिताने के बाद ईशान नहाने चला गया। नाश्ता बनाने का टाइम नहीं था, इसलिए उसने ब्रेड पर जैम लगाया और खाने लगा। वह तैयार हुआ और इंटरव्यू के लिए निकल गया। जिया, ये कुछ ऑर्डर्स हैं, इन्हें इस पते पर पहुंचाना है। विदिन 30 मिनट्स तुम कर लोगी ना? सोफी ने स्लिप जिया की तरफ बढ़ाकर कहा। बिल्कुल। जिया ने स्लिप लेकर अपनी पैंट की पॉकेट में रखा और रेस्ट्रो की कैप लगाकर वहां से निकल गई। आज उसने लाइट ब्लू पैंट और उस पर ब्लैक टी शर्ट पहनी थी, जिस पर 2 छोटे छोटे दिल बने हुए थे। साथ में उसने गर्म जैकेट और उस पर रेस्ट्रो का जैकेट पहना था। बालों की पोनी टेल बना रखी थी, जो कि कैप के साथ झूल रही थी। अपने चेहरे पर बड़ी सी स्माइल लिए वह कोई इंग्लिश गाना गुनगुनाते हुए अपने स्कूटर की तरफ आई, लेकिन स्कूटर देखते ही उसका मुंह बन गया। स्कूटर का टायर पंचर था। उसने सामने से आते मिस्टर दयाल को देखा और कहा, मिस्टर दयाल, स्कूटर का टायर पंचर है, अब मैं ऑर्डर लेकर कैसे जाऊं? इसे पंचर भी तुमने ही किया है, इसलिए आज ये ऑर्डर देने तुम पैदल जाओगी। चलो जाओ, मिस्टर दयाल ने कहा। मिस्टर दयाल, आप मेरे साथ इतना सख्त कैसे हो सकते हैं? जिया ने मासूम सा मुंह बनाते हुए कहा, लेकिन मिस्टर दयाल पर उसकी मासूमियत का कोई असर नहीं पड़ा और वे अंदर चले गए। जिया वही खड़ी खड़ी झूमती रही। मिस्टर दयाल ने देखा तो अपने कैबिन की खिड़की से झांककर तेज आवाज में कहा, तुम ऑर्डर देने जाओगी या मैं तुम्हें नौकरी से निकाल दूं? नहीं, मैं जा रही हूँ, मैं पैदल चली जाऊंगी। कहते हुए जिया ने बैग पीठ पर टांगा और पैदल ही वहां से निकल गई। सोफी किसी काम से मिस्टर दयाल की कैबिन में आई। उसने जब मिस्टर दयाल को जिया पर गुस्सा करते देखा तो उसे अच्छा नहीं लगा। सर, आपको उस पर इस तरह गुस्सा नहीं करना चाहिए। उसमें थोड़ा बचपना है, पर वो अच्छी लड़की है। आप हमेशा उसे क्यों डांटते हैं? सोफी ने उदास होकर कहा। मिस्टर दयाल ने सुना तो सोफी की तरफ चले आए और सहजता से कहने लगी, मैं उसे इसलिए नहीं डांटता कि वो गलतियां करती है, बल्कि इसलिए डांटता हूं ताकि वो अपनी गलतियों से सीखे। मैं जानता हूं वो थोड़ी मासूम और साफ दिल है, लेकिन दिल्ली जैसे शहर में रहने के लिए उसका स्ट्रॉन्ग और ब्रेव होना बहुत जरूरी है। वो अच्छी लड़की है, मैं जानता हूं। मैं बस उसके लिए थोड़ा सख्त पेश आता हूं ताकि वो लाइफ को थोड़ा सीरियस ले। सोफी ने मिस्टर दयाल की बात सुनी तो उसे एहसास हुआ कि दिल्ली जैसे शहर में भी उसे और जिया को एक अच्छा बॉस मिला था। वह वहां से चली गई और अपने काम में लग गई। तो दोस्तों, ये था अ ब्रोकन हार्ट भाग 5। इसका अगला भाग आप जल्द ही सुनेंगे मेरे साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, बाय, अपना ख्याल रखिए और हाँ, सुनते रहें अ ब्रोकन हार्ट मेरे साथ। बाय।